नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आनंद आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के एमसीक्यू पार्ट 1 को हमने कर लिया था और बचे हुए 25 क्वेश्चन हम आज की कक्षा में करने वाले हैं। बच्चों, कल से हम आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए लगातार प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे और इतने ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट हम आपके करा देंगे कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ एक डिस्क्लेमर ये है कि हम जो भी प्रैक्टिस टेस्ट आपके कराएंगे वो डिफरेंट टॉपिक से एक एक क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। हम आपका पूरा एक टॉपिक ही एक प्रैक्टिस टेस्ट में कराएंगे ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैप क्रिएट हो जाए और उस माइंड मैप के द्वारा जब भी वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन को करने में आप सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देते जाएंगे और माइंड मैप क्रिएट करेंगे आपके दिमाग में। और प्रैक्टिस टेस्ट का यही महत्व होना चाहिए कि जो स्टैटिक जीके में हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट भी हमारा एक्सप्लेनेशन के द्वारा पूरा हो जाए। चलिए बच्चों, पार्ट जो सेकंड पार्ट है जो एमसीक्यू का वो हम शुरू करते हैं। यहां से हमने छोड़ा था और इससे अगले क्वेश्चन से हम करेंगे। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया और मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत का ये आप भारत का नक्शा समझ लीजिए। तो यहां से लेकर और यहां तक एक ये रास्ता जो जाता था पूरा बांग्लादेश को भी पार करके जाता था ये रास्ता। इसको क्योंकि ये देश के उत्तरी भाग में है इसलिए इसको कहा जाता था उत्तरापथ। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरापथ। आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान से पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति मतलब कलकत्ता के पास यानी कि पश्चिम बंगाल के शहरों को जोड़ता था। मुगल काल में मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया। सासाराम अपने गृह नगर के साथ साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़के आजम रखा गया, उनके नाम को समर्पित किया गया। इसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे को पार काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ा दिया। कहने का मतलब पूरा यहां अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक और पूरा भारत इसमें कवर हो गया। हालांकि तब तो ये पूरा भारत ही था। अंग्रेजों के काल में 17वीं सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और उसका नाम क्या रख दिया, जीटी रोड रख दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में आपसे स्टेज फर्स्ट में 2021 में पूछा गया। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त शांति प्रिय सम्राट के और अनुयायी बन गए। कौन से धर्म का अनुयायी बन गया आप सभी को यह बताना है। यहां पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, खालिस्तान दे दिया है। तो बौद्ध धर्म का ये मतलब अनुयायी बन गया। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं एक शांति प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यहां पर आप लिख सकते हैं विष्णुगुप्त। यहां पर विष्णु शर्मा लिखा हुआ है, वही विष्णुगुप्त हैं जिनको आप चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानते थे। तो इसको ऑप्शन बी इसका सही उत्तर लगाइए, विष्णुगुप्त। ठीक है, कहीं कहीं विष्णु शर्मा भी दिया होता है, जैसे यहाँ विष्णु शर्मा दिया हुआ है, इसको गलत मानना है, यहां पर विष्णुगुप्त दिया हुआ है। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन में विष्णु शर्मा ही दिया हुआ था तो और ऑप्शन में भी उसको आयोग ने विष्णु शर्मा ही माना था, लेकिन यहां पर विष्णुगुप्त क्योंकि दिया गया है और इन्हीं को क्या कहते थे, चाणक्य या कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, अन्य नाम चाणक्य व कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और ये पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल हुए। उसके बाद 179 उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। तो इसके सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा राजगृह।
राजगृह को पहले क्या बोला जाता है? ग्रीवव्रज, ग्रीवज्र भी बोला जाता था, ग्रीवव्रज। तो इसको राजगीर सही उत्तर मानेंगे। राजगीर को हटाकर अपनी राजधानी उदयन कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। और उदयन का जो काल था वो कौन सा था? 461 से लेकर 445 ईसा पूर्व था। कुल मिलाकर 16 वर्ष इसने शासन किया। तो ऑप्शन डी इसको सही उत्तर मानना है। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का शासक बना। पुराणों में एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नाम की नगर की स्थापना की और उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी को क्या बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। और इसने जैन धर्म को अपनाया। देखिए बच्चों, हर्यंक वंश की यदि बात किया जाए तो महाजनपद के बाद काल के बाद अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति स्थापित हुई तो हर्यंक वंश की स्थापित हुई। हर्यंक वंश में ही सबसे पहले किसने इसकी जो स्थापना की? किसने की? बिंबिसार ने। ठीक है बच्चों। और बिंबिसार का बेटा कौन हुआ? अजातशत्रु। इनके बारे में सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने करी और राजा बना, इसका बेटा था। और अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके शासन को हथिया लिया। इसलिए बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु और अजातशत्रु का बेटा उदयन, और उदयन के बाद इसका वंश का अंत हो गया। ठीक है बच्चों। और आगे शिशुनाग वंश आया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? तो मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका। ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत था। और किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। और बाकी किताबों के बारे में भी लिखा हुआ है ना। तो मालविकाग्निमित्रम जो किताब है ये आप देख लीजिए, ये किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। और कालिदास ने कौन से वंश के शासन के लिखी? बच्चों इससे भी सवाल जब आएगा ना तो अग्निमित्र जो था ये शुंग वंश का शासक था। किसका बेटा था? पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। और इसकी प्रेम कहानी किससे? मालविका नाम की एक राजकन्या थी, उसके साथ कहानी जो इसकी लिखी गई है, प्रणय कहानी लिखी गई है। इसी को मालविकाग्निमित्रम में लिखा। किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। और याज्ञवल्क्य स्मृति किसने लिखी? याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में यहाँ जानकारी नहीं है अपडेटेड। हर्षचरित आप सभी को पता है, बाणभट्ट ने लिखी। बाणभट्ट ने दूसरी किताब कौन सी लिखी? कादंबरी लिखी। तो कादंबरी और हर्षचरित ये बाणभट्ट की लिखी हुई है। याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में मैं आपको बता दूंगा बाद में, क्योंकि ये फैक्ट अभी मुझे भी याद नहीं है। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हालांकि इसके बहुत सारे जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी और अरमाइक में भी लिखे गए, लेकिन अधिकतर की बात की जाए, प्राचीनतम की बात की गई तो प्राचीनतम कौन सी में? ब्राह्मी लिपि में ही मिले। ये सभी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। और जितने भी प्रश्न हम आगे आपको प्रैक्टिस सेट में कराने वाले हैं वो या तो संभावित प्रश्न होंगे या पूछे गए प्रश्न होंगे, और उन्हीं में से आगे सवाल भी आएंगे। तो इसका ऑप्शन सी हो गया, ब्राह्मी लिपि। अशोक के प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो गए हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। सहबाजगढ़ी एवं मानसेराह के अभिलेख में कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि भी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, खरोष्टी लिपि भी आती है। तक्षशिला एवं लघमान के अभिलेख अरमाइक और ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु लेख सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। उसके बाद इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया? तो किसने किया? कौटिल्य ने किया। कौटिल्य ने कौन सी किताब में किया? अर्थशास्त्र में किया। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। आगे भी इसी के बारे में जानकारी दी हुई है। एनटीपीसी में सवाल पूछा गया, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराजों के स्थान पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं एवं अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों को उनका पुत्र डैश एवं पुत्री भी शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल हैं? महेंद्र और संघमित्रा। और महेंद्र और संघमित्रा कहाँ गए थे? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था श्रीलंका, एक जहां इन्होंने एक
पद की नियुक्ति की जिसका नाम था धर्म महामात्र, और धर्म महामात्र का काम यही होता था कि वो धर्म प्रचार करता था। और इसमें इनके बच्चे भी महेंद्र और संघमित्रा भी जो कहाँ गए, श्रीलंका गए, और श्रीलंका में जाके उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं तथा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देव नाम प्रिय है। उनका शासनकाल 273 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में से किसने कौन से राजा संघमित्र और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो इसका सही उत्तर अशोक है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले ही देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति स्थापित की। धार्मिकता के द्वारा विजय की नीति किसने स्थापित की? अशोक इसका सही उत्तर है। और इसने भेरी घोष की जगह कौन सा घोष अपनाया? धम्म घोष अपनाया। तो इसका सही उत्तर अशोक होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम बता ही चुके हैं। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो आज की डेट में कलिंग कहां पे है? ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा के उत्कल तट को आप देख सकते हैं। तो ओडिशा का ये स्थान देखिए बच्चों, यहां पर आपको पता है कि ओडिशा जो है इस तरह से उसका जो आकार है, उसका आकार यहां पर आगे आंध्र प्रदेश से मिलता है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग और उड़ीसा का दक्षिणी भाग, ये भाग मिलकर कलिंग कहलाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी तोशाली थी। और ये 5 प्रांतों में से एक प्रांत था। कौन से? मौर्य साम्राज्य का। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। वह युद्ध के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया। अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए तथा धम्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को ओडिशा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। कौन सा? कलिंग युद्ध के बाद। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब तक लड़ा गया? तो 261 बीसी में लड़ा गया। क्योंकि बच्चों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, जो मैंने पिछली उसमें आपको दिलाया था कि 271 बीसी में राज्याभिषेक हो गया था अशोक का। लेकिन ऑथेंटिक रूप से कब हुआ? मतलब पूरी आधिकारिक रूप से 269 बीसी में हुआ। और यहां से लेके 231 बीसी तक इसका राज्य चला। कितने साल चला? यहां से 8, यहां से, तो इतने साल इसका राज्य चला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 261 बीसी होगा। चलिए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो 13वां शिलालेख इसका सही उत्तर है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस में है? 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो चंद्रगुप्त का कौन सा बेटा था? ये था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। ठीक है, अशोक का बेटा आगे जालोक हुआ। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी में 200 से 273 ईस्वी तक ये इसने साम्राज्य पे सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमैक्स आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसको 16 राज्यों का विजेता बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। किसका पुत्र था ये? बिंदुसार का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक हुआ। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी से में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी में इसी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो बच्चों ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि वो कहाँ का राज्यपाल था। वहां पर एक विद्रोह हुआ, उसको दबाने के लिए पहले सुशीम को भेजा गया। सुशीम नाकाम हुआ, फिर अशोक को भेजा गया। सम्राट अशोक के
उत्तराधिकारी थे। तो किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो इसके 14 अभिलेख स्तंभ लेखों पर और अभिलेखों पर उत्कीर्ण आपको मिलेंगे, जिनमें से धौली तथा जोगढ़ में पूरे 14 नहीं मिलेंगे। वहां पर एक पृथक कलिंग प्रज्ञापन के नाम से 2 अलग से शिलालेख हैं और वहां पर 11 तक ही शिलालेख हैं, पूरे 14 नहीं है। तो धौली और जोगढ़ में पूरे नहीं हैं। जब भी प्रश्न आए तो आपको ये लिखना है। तो टोटल इसके 14 अभिलेख हैं। सही इसका उत्तर हो गया। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों, ये तो अपना 14 इसका उत्तर हो गया। उसके बाद अशोक महान डैश से संबंधित है, तो किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। ये सारे सवाल एनटीपीसी के हैं बच्चों। महान सम्राट अशोक के किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। ठीक है बच्चों। और आपको ये लगता होगा कि सर बड़ी आसानी से बताए जा रहे हैं बच्चों, इससे ज्यादा आरआरबी एनटीपीसी में ना इससे ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बस यही है कि हमें अगर पता है तो हमारे लिए आसान है, नहीं पता है तो हमारे लिए मुश्किल है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये जब एक बार आप ना अपने दिमाग में आत्मसात कर लेंगे ना, सारी चीजें आपको आसान लगेंगी। आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा। मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग आपकी तिलक सर करा ही रहे हैं। हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के आपको प्रैक्टिस टेस्ट कराई देंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 2 महीने में आप सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। बस पूरी निष्ठा के साथ आपको तैयारी करते रहना है। देश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र कब से राजधानी थी? जब से उदयन राजगीर से राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया, तब से ये मगध की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी में की। उन्होंने नंद वंश के शासक किसको हराया? धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित होगा? मौर्य साम्राज्य में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के दरबारी या महामंत्री या मंत्री रहकर ही उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखी थी। उसके बाद 20 का सही उत्तर हो गया। कौटिल्य का चाणक्य या विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के 323 से 298 ईस्वी पूर्व तक जिन्होंने शासन किया के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न, तो आप सभी को पता है, ये डायलॉग याद है कि अपनी चोटी पर गांठ बांधते हुए एक बार चाणक्य ने कहा था, धनानंद के दरबार में कहा था कि अगर मेरे पढ़ाने में या मतलब मेरी शिक्षण में वो ताकत होगी ना, तो मैं बहुत सारे चक्रवर्ती शासक पैदा कर दूंगा। तो उनकी जो शिक्षा थी, उनकी शिक्षा ने बहुत सारे, जैसे कि आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भी है, एक चक्रवर्ती शासक थे। उनके आगे बिंदुसार भी चक्रवर्ती हुए और अशोक भी हुए। हालांकि इतिहास ये मानता है कि अशोक जितना महान जो शासक है वो कोई भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू कर दिया था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो यूनान इसका सही उत्तर है। और यूनान, देखिए बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, जैसे ये मैसिडोनिया हो गया, ये थेबेस हो गया, ये स्पार्टा हो गया और ये एथेंस हो गया। ये सारे जो राज्य छोटे छोटे, मतलब उस समय तो ये मतलब अपने आप को देश बताते थे, साम्राज्य बताते थे। ये जो छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे, ये सारा यूनान था, तो यूनान का ही भाग था। तो इसीलिए मैसिडोनिया से आए थे। ये कौन? मैसिडोनिया से कौन आया था? ये एलेक्जेंडर आया था। एलेक्जेंडर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कौन था? मेगास्थनीज था। तो इनको आप यूनान का मान सकते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था। तो बच्चों, इस अधिकारी को अभी आपने जो हमने क्लास कराई थी
अगर जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है, पार्ट 1 पार्ट 2, अगर इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है मौर्य साम्राज्य की, वो जरूर देखें, क्योंकि वो करने के बाद आप जरूर कर लेंगे। मैंने आप सभी को बताया था कि सबसे ऊपर क्या होते थे, प्रांतपति होते थे। पांच पांच प्रांतपति थे, क्योंकि पांच ही मौर्य साम्राज्य में प्रांत थे। कौन कौन से थे? अवंती था, मध्य देश था, मध्य देश की राजधानी प्राची थी, अवंती की उज्जैनी थी, और तो कलिंग की तोशाली थी, और उसके बाद उत्तरापद था, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। तो बच्चों ये जो बड़ा है ना, बड़ा आसान है, मतलब ये जानना। अब प्रांतों को किस में बांटा गया था? चक्र में बांटा गया था। चक्रों को किस में बांटा गया था? मंडलों में बांटा गया था। और मंडलों के नीचे क्या होते थे? प्रादेशिक, रज्जिक और युक्त हुआ करते थे। तो ये जो रज्जुक था, ये वही था जो जो भू सर्वेक्षण करता था। आज के समय में जैसे पटवारी और लेखपाल होते हैं, उसी प्रकार से युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक थे बढ़ते बढ़ते गांव में। जैसे कि 400 गांव का एक खबरटिक होता था, उसके बाद 200 गांव होते थे। इस प्रकार से गांव की भी वो थी। जैसे कि आज हम ना एक बड़े गांव के आसपास उसको पोस्ट बना देते हैं, बाकी आसपास गांव जो है उससे संबंधित हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपका खबरटिक हुआ करता था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा गया? रज्जुक कहा गया। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के, अच्छा ये वही हो गया, ये किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो बच्चों मुद्रा राक्षस का जो नाटक का विषय है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी ही मुद्रा राक्षस देता है। और मुद्रा राक्षस किसका नाटक है? विशाख दत्त का। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। तो सोमदेव का कथा सरित सागर, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, और कल्हण की राजतरंगिणी, ये सब जो जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में देते हैं। तो आपको यहां पर क्या लिखना है? मौर्य साम्राज्य लिखना है। मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो विशाख दत्त ने की। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया। ठीक है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश को समाप्त करने वाला कौन सा था? शुंग वंश था। शुंग वंश का जो आखिरी मौर्य राजा था बृहद्रथ मौर्य, उसकी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी धोखे से, और खुद राजा बन गया था। तो शुंग वंश की इसने नींव डाली थी, और इसी का बेटा अग्निमित्र हुआ, जिसके नाम पर कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम लिखी। उसके बाद मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, ईस्वी पूर्व में कर दी, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईस्वी पूर्व से लेकर 75 ईस्वी पूर्व तक, यानी 112 वर्ष तक रहा। और उसके बाद इनका अंत हो गया, और इसकी जगह कौन आए? इसकी जगह कण्व आ गए। शुंग की जगह कौन आ गए? कण्व आ गए, और कण्व ने इनको प्रतिस्थापित कर दिया। और इस क्लास का अंतिम सवाल यह है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट हम एक्सप्लेनेशन देख ही चुके हैं, बृहद्रथ मौर्य था, जिसकी इसके सेनापति ने हत्या कर दी थी। तो बच्चों कुल मिलाकर जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, इसमें सभी एमसीक्यू में जितने भी फैक्ट हैं वो हम सारे आपको बता चुके हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें यही आता, बौद्ध धर्म से रिलेटेड आता है, और धम्म से रिलेटेड आता है। महासंगीति, जो बौद्ध धर्म की जो महासंगीतियां हैं 4 हैं, कहाँ कहाँ हुई, कौन कौन से राजा के टाइम पे हुई, और कौन उसका अध्यक्ष था, ये क्वेश्चन मेन है, बार बार पूछा जाता है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार करीब 1 करोड़ आवेदन आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे लगभग। ठीक है। और उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी में तो आपको पता ही है कि कितने आवेदन आ चुके हैं, 50 लाख से ऊपर आवेदन आ चुके हैं। तो बच्चों 50 लाख में से अगर आप मोर और लेस मान लीजिए कि अगर 35 लाख बच्चे भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो इनका सेट, क्योंकि सब बच्चों का सेट अलग रखा है, और मान लीजिए कि जैसे कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाए, मान ले 5 दिन एग्ज़ाम चल रहा है और 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहा है, तो 15 शिफ्ट हो गई। और 15 शिफ्ट में मान लीजिए बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन अगर बदले गए तो 15 पना 75, 750 क्वेश्चन।
एक टॉपिक से 750 क्वेश्चन करीब बनते हैं। ठीक है, तो पूरा मौर्य साम्राज्य आपको अलग अलग सेटों में ये 750 क्वेश्चन बनाएंगे, और 750 क्वेश्चन का आधार कितने क्वेश्चन होंगे? आधार होंगे केवल 15 क्वेश्चन। ठीक है, वो 15 क्वेश्चन हमने आपके करा दिए हैं बच्चों, और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और आप इसको सही से पढ़ लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको, क्योंकि बच्चों आरआरबी एनटीपीसी के साथ में, क्योंकि अनंत आईएएस कोचिंग जो हमने इस मतलब अपने इस अभियान को शुरू किया था वो यूपीएससी में बच्चों का सिलेक्शन कराने के लिए किया था, लेकिन बहुत सारे हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार के परीक्षार्थी भाई बहन हैं, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो एक छोटी सी नौकरी पहले उनको मिल जाए, एक 4600-4200 ग्रेड पे की एक नौकरी वो पकड़ लें, ताकि वो अपने परिवार को भी मतलब समर्थित कर सके, उनका भी एक आधार मजबूत हो जाए, उसके साथ में उनकी यूपीएससी की तैयारी हो। तो बच्चों इस शुभकामनाओं के साथ में कि इस साल जब भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा तो आपके हाथ में सरकारी नौकरी हो, इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।